हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारा ज्योग्राफी का 12वां लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर्स और आएगा जिसमें पूरा ज्योग्राफी प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनने वाला है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने दोस्तों यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। और मैं फोकस कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सब आपको जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहा है सब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा आप हमें बता रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल भाषा में ज्योग्राफी आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो अगर बात करें तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक, कंटिनेंटल थ्योरी, रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसमें जेट स्ट्रीम, साइक्लोन्स, एयर मास के बारे में, अल नीनो, ला नीना, एनसो, इंडियन ओशियन डाइपोल, ट्रेड विंड्स, प्रेशर बेल्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। साथ ही साथ फ्रंट के बारे में पढ़ लिया। ओशियनोग्राफी में हमने ओशियन रिलीफ पढ़ा अच्छे से, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप, राइज, एबाइसल प्लेन, इसके बारे में डिस्कस किया। ओशियन करंट के बारे में अच्छे से पढ़ा। ओशियन करंट क्यों जनरेट होता है, कहाँ जनरेट होता है, अटलांटिक ओशियन का ओशियन करंट क्या है, पैसिफिक ओशियन का ओशियन करंट क्या है, इंडियन ओशियन का ओशियन करंट क्या है, सबके बारे में देखे। फिर टाइड्स के बारे में देखे, टाइड्स क्या होता है, कैसे आता है, टाइड्स का क्या प्रभाव पड़ता है वेदर पे, क्लाइमेट पे, ये सब पढ़े। कोरल रीफ के बारे में देखे जिसमें हम लोग फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटोल के बारे में अच्छे से पढ़ा। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी जो है थोड़ा सा पढ़ लिया है। ओशियोनोग्राफी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आज जो हम लोग का टारगेट है करने का वो हम करेंगे, इंडियन मानसून पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद भारत का क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिलता है तो सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टारगेट है जिसमें हम लोग इंडियन मानसून, क्लाइमेट ऑफ इंडिया और सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसका हैंड रिटेन नोट्स अगर बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नोट्स आपको दे दूंगा लास्ट में पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, इसके अलावा एक काम आपको और करना है, 11th क्लास का जो 2 NCERT है और 12th क्लास का जो 2 NCERT है उसको आप पढ़ लेना है जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट वीक तक हमारा ये ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। 4 से 5 क्लास और होंगे। अभी आज पहला क्लास है, 4 क्लास और होगा। मतलब आज हमारा टोटल 12वां क्लास है। मैंने बताया था कि 15 से 16 क्लास में ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज 12वां क्लास है, 15 लेक्चर होते होते या मैक्सिमम 16 तक पूरा हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी तक हम लोग जो है ये सारा चीज़ आपको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा दिया है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। आसानी से आप हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों जो है आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूँ ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो अभी तक हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं और सबको समझ समझ के पढ़े हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा ऐसा मुझे मानना है। और ऐसा आप खुद बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हम लोग को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो आज शुरू करेंगे दोस्तों वो इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो 3 टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन मानसून के बारे में, बढ़िया से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा, कि हिमालय का क्या रोल है, वो सारा चीज़ क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, इंडिया का जलवायु के बारे में। और तीसरा चीज़ हम लोग जो शुरू करेंगे वो एग्रीकल्चर शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय मानसून। ठीक है, भारतीय मानसून जिसको इंडियन मानसून इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो मानसून शब्द है इसका मतलब होता है व्यापारिक विंड्स। क्या होता है इसका मतलब? मानसून का मतलब होता है मौसम, और मौसम जो उस समय डिसाइड होता था, अरब के लोग मानसून को मौसम के रूप में बोलते थे। और मौसम का मतलब समझ लीजिए ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स को, व्यापारिक पवन को वो लोग अरब के लोग मौसम बोलते थे। क्योंकि जब वो अपना जहाज़ लेके अरब से आते थे इंडिया में तो जो मानसून होता था, मानसून विंड्स जो होता था वो मदद करता था उनको जहाज़ को आगे ले जाने में। इसीलिए वो बोल दिए कि इंडिया का जो वेदर है वहाँ पे मौसम है, मतलब मानसून वो हो गया। और उसी से फिर मानसून शब्द का उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये कभी पूछेगा नहीं, बस मैंने आपको जो बताया वो उसको ध्यान में रखिएगा। तो मानसून जो होता है दोस्तों एक तरह का विंड्स होता है, विंड्स होता है। ठीक है, जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो मानसून अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे आपकी मानसून जो होता है विंड्स होता है। ठीक है, जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे गर्मी के मौसम में
साउथ वेस्ट मानसून होता है, और ठंड के मौसम में दिसंबर के महीना में नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। तो चूँकि हवा ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो उसी हवा जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और अपने साथ बारिश लेके आता है, उस हवा को हम लोग मानसून के रूप में कहते हैं। तो मानसून को एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना एक थ्योरी दिया जिसका नाम है सर एडमंड हेली। तो सर एडमंड हेली ने एक थ्योरी दिया जिसने ये बोला कि जो मानसून है, ठीक है, जो मानसून हवाएं हैं वो एक तरह का लैंड एंड सी ब्रिज है। लैंड एंड सी ब्रिज मतलब समुद्री हवा और स्थल हवा है। जैसे आपको पता है कि ज़मीन जो होता है, लैंड जो होता है, और अगर वाटर है, दोनों को अगर टेम्परेचर पड़ेगा तो ज़मीन जो होता है वो जल्दी क्या होता है, गर्म होता है, और जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। और जो वाटर होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लैंड और वाटर में लैंड का जो होता है वो स्पेसिफिक जो हीट होता है वो अधिक होता है, इसीलिए वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए दिन का बात करें हम, दिन का, या मतलब हम लोग गर्मी का जब बात करें, तो जो ज़मीन होगा वो गर्म जल्दी हो जाएगा। तो जो चीज़ गर्म होता है, मैंने बताया वहाँ का जो हवा होता है वो ऊपर उड़ जाता है। तो यहाँ से हवा ज़मीन से ऊपर उठेगा तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर। उसके तुलना में जो पानी होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, है ना, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगा दिन में, तो वहाँ लो प्रेशर होगा। तो ज़मीन जो पानी है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, क्योंकि उसके तुलना में ये ठंडा रहेगा। अब मैंने आपको बताया था हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे सी ब्रिज। क्या बोलेंगे? सी ब्रिज। क्यों? क्योंकि हवा जो है पानी से ज़मीन की ओर बहा, इसको बोलेंगे सी ब्रिज। उसी तरह से जब रात का समय होगा तो जो ज़मीन होगा वो ठंडा हो जाएगा ज़्यादा, और जो पानी होगा, जो वाटर जो होगा वो कम ठंडा होगा। तो कम ठंडा होगा मतलब पानी जो है थोड़ा गर्म रहेगा ज़मीन के तुलना में, और जो चीज़ गर्म रहता है वहाँ पे लो प्रेशर, और जो चीज़ ठंडा रहता है वहाँ पे हाई प्रेशर। तो अब जो हवा होगा वो ज़मीन से पानी की ओर जाएगा। देखिए ऊपर में हवा किधर गया? पानी से ज़मीन की ओर। यहाँ हवा गया ज़मीन से पानी की ओर, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज, क्योंकि हवा जो है लैंड से शुरू हुआ, ज़मीन से शुरू हुआ और पानी की ओर गया। तो उसी तरह से सर एडमंड हेली ने बोला कि जो मानसून हवाएं हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि बहुत बड़े पैमाने पे लैंड और सी ब्रिज है। कैसे? तो उन्होंने ये बोला कि देखो जब इंडिया में समर आता है तो आपको पता है ये अगर हमारा भारत है, ठीक है, और यहाँ पे तिब्बत का पठार है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन है। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो सूर्य का प्रकाश जो होता है आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास रहता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ज़मीन में भी गर्मी पड़ रहा है और पानी में भी गर्मी पड़ रहा है। तो पानी में अगर ज़मीन में गर्मी किस में ज़्यादा होगा? ज़मीन में होगा, क्योंकि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाता है। तो ज़मीन क्या रहेगा यहाँ पे, ज़मीन में लो प्रेशर, और पानी में क्या रहेगा, हाई प्रेशर। तो ये हवा इधर से इधर मूव करता है। तो इसी को उन्होंने बोल दिया ये तो साउथ वेस्ट मानसून है भैया, साउथ वेस्ट मानसून है। समझे कि नहीं समझे? तो ये कौन बोला? सर एडमंड हेनरी। और ये क्या ब्रिज है? पानी से जा रहा है ज़मीन की तरफ हवा, तो ये क्या हुआ? सी ब्रिज हुआ, सी ब्रिज। तो सर एडमंड हेनरी का कहना था कि जो मानसून इंडिया में कुछ नहीं है बल्कि लैंड और सी ब्रिज बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। उसी तरह से विंटर में क्या होगा? विंटर में क्या होगा दोस्तों? ये इंडिया है, ये हमारा पानी है। तो इंडिया विंटर में जो सूर्य होता है वो ऑस्ट्रेलिया के पास रहता है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया पे सूर्य है, इसके कारण क्या, सूर्य जो है इंडिया से बहुत दूर है, इंडिया से बहुत दूर है तो ज़मीन पे गर्मी उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ज़मीन पे हो जाएगा ठंडा। लेकिन पता है कि पानी के तुलना, ज़मीन के तुलना में पानी जो होता है वो थोड़ा गर्म रहता है ना, और थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा गर्म रहता है ना पानी के तुलना में। तो सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पे पड़ा ज़मीन पे और पानी में भी पड़ा, लेकिन पानी जो है जल्दी ठंडा नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट उसका कम होता है। तो पानी जो होगा वो कम ठंडा होगा। कम ठंडा मतलब इस ठंडा के कंपेयर में थोड़ा गर्म रहेगा, ठीक। गर्म होने के कारण क्या होगा, लो प्रेशर पानी पे क्रिएट हो गया और ज़मीन पे जो है वो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो जो अब वो हवा आएगी वो इधर से इधर आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और ये कौन सा डायरेक्शन है? अगर कोई हवा इधर से इधर आ रही है तो ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो ये जो हवा है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट।
तो इसी को उन्होंने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट मानसून। और ये हवा पानी से, ये ज़मीन से जा रही है पानी की ओर, तो इसका नाम क्या होगा, लैंड ब्रिज, क्योंकि हवा जो है वो ज़मीन से शुरू हुआ। तो विंटर मानसून को उन्होंने बोला कि विंटर मानसून कुछ नहीं है, लैंड ब्रिज है, और समर मानसून कुछ नहीं है, वो सी ब्रिज है। तो सर एडमंड हेली का कहना था कि इंडिया में जो मानसून है वो कुछ नहीं बल्कि लैंड और सी ब्रिज बहुत बड़े पैमाने पे है। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा याद रखिएगा। तो यूपीएससी इस टाइप से पूछ ले कि इंडियन मानसून और द लैंड एंड सी ब्रिज ऑन ए लार्ज स्केल, तो सही होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने सर एडमंड हेली ने ये तो बोल दिया कि यार ठीक है ये है, लेकिन इंडिया में अगर यही लैंड और सी ब्रिज होता तो पूरे इंडिया में यहाँ सब बारिश एक समान होता ना, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। राजस्थान में बारिश नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज़्यादा होता है, फिर जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं दिल्ली विल्ली में, उधर बारिश नहीं होता है। तो सर एडमंड हेली ने ये तो बोल दिया कि यार लैंड और सी ब्रिज है बहुत बड़े पैमाने पर, वो तो सही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों जो है रेनफॉल का इतना वेरिएशन है, क्यों इतना रेनफॉल जो है अंतर करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि जो भारत का मानसून है, जो इंडियन मानसून है, वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, किस चीज़ पे डिपेंड होता है। तो इंडियन मानसून डिपेंड किस चीज़ पे रहता है, किस चीज़ पे वो आश्रित रहता है, वो हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो किस चीज़ पे डिपेंड रहता है? तो पहला है वो डिपेंड रहता है ITCZ में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जब मैं आपको प्लानिटरी विंड्स पढ़ाए थे, है ना, तो उस वहाँ और प्रेशर बेल्ट पढ़ाए थे, तो मैंने बोला था जहाँ भी हमारा, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक, और ये 23 डिग्री नॉर्थ है, ये 23 डिग्री साउथ है। देखिए जो सूर्य जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे पता है कि मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है तो इस एरिया में गर्मी रहेगा। सूर्य थोड़ा ऊपर चल गया, सूर्य ऊपर नहीं जाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है ना, सूर्य तो वहीं है, लेकिन हम पृथ्वी से देख रहे हैं तो हमें दिखता है कि सूर्य जो है घूम रहा है, लेकिन सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमता है। लेकिन चूँकि हम पृथ्वी से देख रहे हैं इसलिए हमें लगता है कि सूर्य घूम रहा है, तो हम लोग भी उसी बात करेंगे। मान लीजिए आप सूर्य थोड़ा ऊपर चला गया लेकिन जा रहा है पृथ्वी, तो आप समझो कि सूर्य ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो जब ये सूर्य ऊपर जाएगा तो पहले ये एरिया जो हमारा गर्म होता था, जब यहाँ था तब, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला एरिया गर्म होगा ना। तो पहले इक्वेटर जो था हमारा एक तो नॉर्मल इक्वेटर होता है जो आपको 0 डिग्री होता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाएगा तो ये हमारा एक नया इक्वेटर मतलब टेम्परेचर के रूप में क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर मतलब ऐसा इक्वेटर जो टेम्परेचर के कारण क्रिएट हुआ। तो इक्वेटर क्या होता है? वैसा एरिया जहाँ बहुत गर्मी रहेगा। तो ऐसे तो एक ही एरिया है 0 डिग्री अगर हम ज्योग्राफिकल बात करें तो लैटीट्यूड के हिसाब से, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है वैसे वैसे थर्मल इक्वेटर जो है वो ऊपर जाता है। सूरज के डायरेक्शन के अनुसार थर्मल इक्वेटर मूव करता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो भी ऊपर नीचे शिफ्ट होता है जैसे जैसे सूरज हमारा ऊपर जाएगा। क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि सूरज जहाँ जाता है वो अपने साथ एनर्जी लेके जाता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो थर्मल इक्वेटर भी ऊपर जाता है, और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो थर्मल पॉइंट है वो भी ऊपर जाता है। तो इसके कारण क्या होगा, पहले हमारा जब सूरज यहाँ पे था तब ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक, कर्क रेखा है, और ये हमारा मकर रेखा है। तो आपको पता है ऐसे ऐसे ट्रेड विंड्स जाता है इक्वेटर की तरफ, और इस तरह से ट्रेड विंड्स जाता है इक्वेटर की तरफ। तो ये एरिया जहाँ पे दोनों ट्रेड विंड्स मिलता है उसी का नाम पड़ा ITCZ। और आपको पता है कि जो सूरज है वो मूव कर रहा है, मतलब पृथ्वी से देखे तो हमारा क्या होगा, ये वाला इक्वेटर का जो थर्मल वाला पॉइंट है, जब सूरज यहाँ चमकेगा तो यहाँ पे रहेगा, फिर जब सूरज ऊपर जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो इधर चला जाएगा। तो उसी अनुसार में हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो थर्मल पॉइंट है वो भी ऊपर जाएगा। तो हम देखेंगे कि पहले जब शुरू में जब 0 डिग्री पे हमारा सूरज था, ठीक है, तो ट्रेड विंड्स जो था वो कर्क रेखा से इधर आ रहा था और मकर रेखा से इधर आ रहा था, 0 डिग्री पे मिल रहा था। तो और इस एरिया को हम लोग नाम दिए ITCZ। जहाँ भी ट्रेड विंड्स मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग ITCZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, उसके बाद जब सूरज ऊपर गया तो हमारा जो ये वाला इक्वेटर पहले था वो इक्वेटर थोड़ा सा थर्मल इक्वेटर इधर शिफ्ट हुआ, और उसके कारण हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ऊपर शिफ्ट किया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पहले जो नीचे था वो अब थोड़ा ऊपर किया। तो अब नया जो पोजीशन बना है इक्वेटर का उसको हम थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, पहले हमारा ये था,
ठीक है, ये 0 डिग्री था। अब जो नया शिफ्ट हुआ है 0 डिग्री थर्मल वाला, वो ये हो गया, ठीक है। और यही हमारा 23 डिग्री शिफ्ट हो गया ऊपर, ठीक है। और पहले जो 23 डिग्री हमारा ये था वो भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया। क्यों शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि सूरज का आगे मूव कर रहा है। तो अब ये हमारा 0 डिग्री बन गया। तो उधर से क्या होगा, इधर से ट्रेड विंड्स इधर जाएगा और फिर इधर से ट्रेड विंड्स इधर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि ट्रेड विंड्स हमेशा जो है थर्मल इक्वेटर से आपको थर्मल ट्रॉपिक से थर्मल इक्वेटर की तरफ इधर इधर मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बना अब नया वाला पॉइंट, इसको फिर यही आपका ITCZ हो गया। ITCZ वहाँ होगा जहाँ पे आपका ट्रेड विंड्स मिल रहा है। अब चूँकि ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन भी चेंज किया ना, पहले जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमारा ट्रेड विंड्स भी शिफ्ट करेगा, और ट्रेड विंड शिफ्ट करेगा तो दोनों ट्रेड विंड जहाँ पे मिल रहा है वही पॉइंट ITCZ है। तो मानसून डिपेंड करता है दोस्तों पहला चीज़ पे, वो है हमारा ITCZ। ITCZ जहाँ भी होगा वहीं पे हमारा जो है मानसून शिफ्ट करेगा, वहीं पे आपका लो प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ITCZ क्या है, थर्मल इक्वेटर वाला पॉइंट है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मिल रहा है। थर्मल इक्वेटर मतलब वो लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ITCZ शिफ्ट करेगा वहीं पे हमारा क्या होगा, मानसून होगा, लो प्रेशर होगा। जैसे देखिए, अगर हमारा ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो हमारा जो ITCZ होता है समर के मौसम में, वो तिब्बत को होते हुए इधर चला जाता है। ऐसे ये तिब्बत है ऊपर, तो इस तरह से हमारा ITCZ शिफ्ट करता है। तो जहाँ जहाँ ITCZ रहेगा लो प्रेशर, और पानी में आपको पता है कि हाई प्रेशर रहेगा गर्मी के समय में, तो हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर शिफ्ट करेगा। इसीलिए मानसून जो है ऐसे जाता है, समझे। तो ITCZ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, किसमें, हमारा मानसून में, ठीक है। अब देखिए ITCZ किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, अगर वो आप देख लेंगे तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये वाला पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम दिख रहा होगा। तो देखिए ये हमारा दिसंबर जनवरी का बीच में है। तो दिसंबर जनवरी जो होता है तो सूरज जो है ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया डार्विन के पास सूरज, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन के पास जब रहेगा तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं? जहाँ पे सूरज रहेगा वहीं पे, और वहीं से फिर ट्रेड विंड्स क्या आएगा, ये दिसंबर जनवरी के बीच में। इसलिए इंडिया में वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के रूप में बहता है। अभी जो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, देखिए तिब्बत के आसपास का एरिया में घुस जाता है जून जुलाई में, ठीक है। तो फिर ट्रेड विंड जो है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स मूव करता है इधर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ सूरज मूव करेगा वहीं हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, ठीक। और वहीं पे लो प्रेशर होता है, और फिर हाई प्रेशर से हवा उधर आता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ लो प्रेशर हुआ दिसंबर जनवरी में, जैसे आप दिख रहे हैं ये लिखा हुआ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो क्या होगा, इधर से हवा जो है ज़मीन में फिर हाई प्रेशर हो गया, क्योंकि पानी में लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ गया ये, तो इधर से इधर हवा आएगा। तो ये हवा की कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए समझा देते हैं। देखिए ये हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। कब? दिसंबर जनवरी में। और ऊपर में क्या है दोस्तों, इंडिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द क्या है दोस्तों, पानी है, वाटर है ना। और सूरज कहाँ पे चमकता है, दिसंबर जनवरी में, ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं कब, 25 दिसंबर को। अभी आएगा 25 दिसंबर, तो उस समय इंडिया में क्या रहेगा, ठंडा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या रहता है, गर्मी। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग गर्मी में मनाता है क्रिसमस, ठीक है, क्योंकि सूरज जो है ऑस्ट्रेलिया में चमकेगा दिसंबर में, लेकिन हमारे यहाँ ठंड पड़ेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में रहेगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, और इंडिया में क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि इंडिया में उतना सूरज पड़ेगा नहीं, ठंडा रहेगा। तो हवा जो है लैंड से सी की ओर जाएगा, ये लैंड ब्रिज हुआ, लैंड ब्रिज के रूप में जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर नॉर्थ ईस्ट। तो इसी को नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में बोलते हैं, जो विंटर में आता है दिसंबर जनवरी में। समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगर हम ऊपर फोटो दिखाए थे आपको, समर में क्या हुआ था, समर में हुआ था कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारा ITCZ रहता है। ITCZ इंडिया में चमकता है, ITCZ सूरज इंडिया में रहता है आपको 23 डिग्री नॉर्थ में। तो ये हमारा सूरज है। तो जहाँ भी ITCZ वहाँ पे लो प्रेशर, मतलब पानी में हाई प्रेशर, तो हवा इधर से इधर जाएगा, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा सीधा जाना चाहिए, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा किधर जाएगा, इधर राइट हैंड साइड, मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट हैंड साइड किधर है, इधर है। तो हवा जो है इधर चला जाएगा, ठीक है, समझे। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो मानसून में है
को डिपेंड जिस पर रहता है वो है ITCZ। जहाँ जहाँ ITCZ रहेगा वहाँ हमारा लो प्रेशर रहेगा और वहाँ पे बारिश होगा। जहाँ जहाँ हाई प्रेशर रहेगा वहाँ वहाँ ITCZ उससे दूर जाता है। और ITCZ जो होता है वो सूर्य के मूवमेंट के साथ नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में मुड़ता है। जिस तरह से गर्मी के मौसम में ITCZ भारत की ओर आता है, ठंड के मौसम में ITCZ ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है। ठीक है, मैंने आपको जो बता दिया। क्लियर? तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा ITCZ। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मानसून को लाने में। अगर ITCZ नहीं रहेगा तो मानसून नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिए ITCZ जो है समर में, ठीक है, वो किधर रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, मैंने जैसे आपको दिखाया कर्क रेखा में। ठीक है, और वो विंटर में कहाँ रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ऑस्ट्रेलिया के पास। वो विंटर में कहाँ रहेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, मकर रेखा। तो इंडिया में विंटर में हाई प्रेशर रहेगा और ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर। तो हवा जो है इस तरह से जाती है, इसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है जो बारिश करता है आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे चेन्नई वेन्नई के आसपास, हम लोग देखेंगे आगे। तो वो क्यों है? क्योंकि ITCZ शिफ्ट किया गया किधर? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? उसी तरह समर मानसून जो है साउथ वेस्ट मानसून इधर से इधर जाएगा क्योंकि ज़मीन में हाई प्रेशर है और इंडिया में जो ज़मीन में लो प्रेशर है और जो पानी है वाटर वहाँ पे हाई प्रेशर है। तो हवा साउथ वेस्ट मानसून के रूप में जाएगा। ऐसा करते हैं कि आपको ITCZ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट जो मानसून जिस पे डिपेंड रहता है वो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विंटर में क्या होता है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का रोल होता है विंटर में। ठीक है, किस में रोल होता है? विंटर में। तो विंटर में क्या होता है कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ठीक है, उसका एक धारा नॉर्दर्न प्लेन की तरफ जाता है। विंटर में क्या होता है? जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का एक जो ब्रांच है, एक ब्रांच जो है, एक शाखा जो है, ठीक है, वो आपका किधर जाता है? भारत के नॉर्दर्न प्लेन में, भारत के उत्तर मैदान में जाता है, नॉर्दर्न प्लेन में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों? ठंडा होता है क्योंकि ये जेट धारा होता है, हाई प्रेशर में क्रिएट होता है। ठीक है, और ये अपर एटमॉस्फेयर में होता है। तो थोड़ा सा ये जो होगा वो हाई प्रेशर का होगा, जिसके कारण क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन में जो सरफेस होता है, नॉर्दर्न प्लेन के सरफेस में वो हाई प्रेशर क्रिएट करता है। कब? विंटर में। तो मैंने और ठीक है, तो इससे क्या होगा? नॉर्दर्न प्लेन में मतलब भारत में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में जो होता है विंटर में, ठीक है, जब इंडिया में विंटर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा क्या होता है? गर्मी होता है क्योंकि सूर्य जो यहाँ है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है और इंडिया में हाई प्रेशर। तो इस हाई प्रेशर को और मजबूत करने में इधर से जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आ रहा है वेस्ट से, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये भारत के प्लेन में जो नॉर्दर्न प्लेन खासकर पंजाब हरियाणा और यूपी का जो पोर्शन है यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करता है। इसके कारण हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है इधर इधर, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है बारिश होता है। समझ में आया? तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का रोल बहुत ज़्यादा है विंटर मानसून को लाने में। ठीक है, समझ में आया? ये विंटर में काम करता है। और जैसे जैसे आपका विंटर ख़त्म होगा, मतलब आपका आएगा मार्च मई, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बहुत क्या हो जाएगा दोस्तों? कमज़ोर हो जाएगा और उस तरह और धीरे धीरे इंडिया में जो विंटर मानसून है वो ख़त्म हो जाता है। समझ में आया? तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो रोल है वो है आपका विंटर सीजन में, दिसंबर जनवरी के आसपास का एरिया में। जैसे जैसे मार्च मई आएगा सरफेस, जैसे देखिए आपको पता है कि जो ये पृथ्वी है, ये है हमारा अर्थ है। एक मिनट देखिए, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा इक्वेटर है। ये हमारा 23 डिग्री नॉर्थ है और ये हमारा 23 डिग्री साउथ है। ये है कर्क रेखा, ये है इक्वेटर जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, और ये है मकर रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर है और ये है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपको पता है जो सूरज होता है उसके चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है, लेकिन हम पृथ्वी से देखते हैं तो दिखता है कि सूरज मूव कर रहा है। सूरज जो है बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाएगा, फिर यहाँ से फिर घूम के इधर आएगा कैप्रिकॉर्न,
फिर कैंसर, फिर कैप्रिकॉर्न, कैंसर कैप्रिकॉर्न, ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, तो गर्मी जब इंडिया में पड़ेगा इसका मतलब सूरज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ इधर मूव कर रहा है। जब इंडिया में ठंड पड़ता है तो यही सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाता है। फिर धीरे धीरे फिर शिफ्ट करके मार्च मई में फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ठंड में ऐसे आ जाएगा, फिर गर्मी में ऊपर आ चढ़ेगा, फिर ठंड में ऐसे आएगा। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ ठंड में। ठीक, तो सूर्य जो है मूव नहीं करता है, लेकिन चूंकि पृथ्वी से हम देख रहे हैं तो इसलिए हमें मूव करता हुआ दिखता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ठंड में इंडिया की तरफ है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे सूरज दिसंबर में यहाँ रहेगा तो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आपका इंडिया की तरफ फ्लो करेगा। लेकिन जैसे सूरज ऊपर जाएगा तो इंडिया में जो ज़मीन है वो हीट होना चालू करेगा, और जैसे ही हीट होना चालू करेगा तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कमज़ोर पड़ जाएगा और इंडिया से भाग जाएगा। ठीक है, तो सूरज जैसे जैसे मूव करना चालू करता है, मार्च से मई में इंडिया की तरफ मूव करना चालू करता है, तो हमारा जो सरफेस है, ज़मीन है, वो गर्म होता है। और जब ज़मीन गर्म होगा तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कमज़ोर होता है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम सिर्फ विंटर में आता है। ठीक है, विंटर मतलब बहता तो सर हर मौसम है, लेकिन विंटर में वो और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि विंटर में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और हाई प्रेशर को लाने में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट समझ गए आप कि पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, आईटीसी जेट का रोल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बताया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो विंटर मानसून को लाने में रोल प्ले करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट जो है जिसमें मानसून डिपेंड होता है उसका नाम है ईस्टर्ली जेट। ईस्टर्ली जेट, ठीक है। तो देखिए सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम विंटर मानसून को लाने में मदद करता है। जो हमारा ईस्टर्ली जेट है, ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून मतलब समर मानसून को लाने में मदद करता है। ठीक है, समर मानसून को, गर्मी में जो मानसून आता है मई में शुरू होता है, उसको लाने में मदद करता है कौन, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम किसको मदद करता है, विंटर मानसून को लाने में। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए जून के मौसम में देखिए सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कब बहता था, विंटर में, दिसंबर के आसपास। लेकिन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होता है वो जून के महीने में बहता है। ठीक है, नाम क्या है, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से आएगा। ठीक है, इसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या इसको हम लोग ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम दोनों बोलते हैं, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल में है तो उसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलिए या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, बात बराबर है। ठीक है, तो जून के मौसम में क्या होता है, एक ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर फ्लो करता है। ठीक है, इंडिया के ऊपर क्या करता है, फ्लो करता है। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, आप देखो जेट स्ट्रीम जो होता है वो अपर एटमॉस्फेयर में होता है। तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के ऊपर बहुत ऊपर एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर इंडिया के बहुत ऊपर। मतलब इमेजिन करिए इंडिया है और इंडिया के आप अपना सर जो है एकदम आकाश में रखिए, तो आकाश में जब देखेंगे तो बहुत ऊपर आपको अपर एटमॉस्फेयर दिखेगा आकाश की तरफ। और अपर एटमॉस्फेयर आकाश की तरफ एक जो है, इमेजिन करो कि एक हवा जो है बहुत ऊपर आकाश में इंडिया के ऊपर ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है, हम ऊपर बना रहे हैं। सो इमेजिन करिएगा इंडिया के बहुत ऊपर हवा है और वहाँ एक हवा जो है ईस्ट से मूव कर रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। इसी का नाम है ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या नाम है, ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये जो जेट स्ट्रीम है, ठीक है, जब थोड़ा दूर चलती है ठंड होता है, मतलब ठंडा जाएगी, तो उसके बाद हाई प्रेशर क्रिएट करती है कहाँ पे, बहुत ऊपर में, और वहाँ से हवा भारी होता है। और जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन इस तरह से नहीं होता है, वो थोड़ा इस तरह से जाती है, इधर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे जाती है, ऐसे। तो ये भी ईस्ट की ओर, ये हमारा ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो ये हुआ ना, ईस्ट की ओर जा रही है। तो जब ये मैडागास्कर पहुंचती है, यहाँ पे आपको पता है मैडागास्कर है, ये अफ्रीका अगर है मेरा, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे मैडागास्कर है ना। तो जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ये हम ऊपर में बना रहे हैं आसमान में, ठीक है, तो वो बहुत भारी होता है। भारी होने के कारण क्या होता है, वो नीचे आता है, नीचे आता है, और जो हमारा मैडागास्कर है वहाँ पे पूरा जमा हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी हवा जमा होता है, हवा ऊपर नहीं उठता है, जहाँ भी हवा जमा होता है, ठीक है, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। बताया था कि नहीं बताया था। देखिए जहाँ भी हवा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और जहाँ भी हवा कहीं से जमा हो रहा है तो वो हाई प्रेशर होगा। तो हमारा जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो अपर एटमॉस्फेयर में जा रहा था, वो बहुत दूर जाने के बाद ठंड
ठंड पड़ने के कारण भारी हो गया, भारी होने के कारण वो नीचे आया, और नीचे आया तो मेडागास्कर पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, और ये समर का बात बता रहे हैं, जून के आसपास भारत में मतलब ये गर्मी आती हो रहती है। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया था उसी समय सूर्य जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के पास चमकता है, गर्मी में तो यही होता है। ठीक है, तो गर्मी यहाँ पे क्या हुआ है, लो प्रेशर इंडिया में, और चूँकि ज़मीन में क्या होगा, ज़मीन का जो पानी होगा उसमें ठंड रहेगा, ज़मीन के सॉरी जो ओशियन का पानी होगा वो ज़मीन के तुलना में थोड़ा ठंडा रहेगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। यहाँ भी हाई प्रेशर है क्योंकि यहाँ भी वाटर 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 है। मेडागास्कर तो छोटा सा ज़मीन है, लेकिन सूर्य जब यहाँ चमक रहा है तो ये ज़मीन भी जो है थोड़ा सा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, तो यहाँ भी हाई प्रेशर, तो पूरा ओशियन में और थोड़ा आसपास का ज़मीन है वहाँ हाई प्रेशर। इसी हाई प्रेशर को मजबूत करने का काम हमारा करता है दोस्तों, कौन, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो अपर एटमॉस्फेयर में मूव करता है और फिर वो ठंडा होकर फिर नीचे मेडागास्कर के पास आता है, तो हाई प्रेशर को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो फिर समझे, फिर जो है आपको पता है कि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर जाती है, तो फिर हवा जो है सब साउथ वेस्ट मानसून के रूप में इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम विंटर मानसून को लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि भारत के ऊपर वो हाई प्रेशर लगाया था, तो हवा विंटर मानसून में जिस तरह हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, हाई प्रेशर जो हमारा भारत में था उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन किया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम किया। ठीक है, उसी तरह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है हाई प्रेशर बनाने का काम किया आपको इंडियन ओशियन में मेडागास्कर के पास, जिसके कारण हवा जो है अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर साउथ वेस्ट मानसून में के रूप में जाएगी। ठीक है, तो याद क्या रखना है हमें कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो साउथ वेस्ट मानसून को लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर क्रिएट करता है मेडागास्कर के पास, और फिर हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। आशा करते हैं कि ITC और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। चौथा पॉइंट है जिसके कारण मानसून डिपेंड रहता है, उसका नाम है सोमाली जेट। तो जो सोमालिया का है, सोमालिया कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, यह अगर हमारा अफ्रीका है, ठीक है, यहीं पे कहीं सोमालिया होगा। तो एक सोमाली जेट स्ट्रीम जो है वो बहती है। ठीक है, और सोमाली जेट स्ट्रीम क्या करती है, जो हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आया था ना उसको मजबूत करती है। तो सोमाली जेट स्ट्रीम का क्या काम है कि जो हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसको और क्या करती है, मजबूत करती है, और उसको क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके कारण हमारे भारत में साउथ वेस्ट मानसून जो है और स्ट्रांग होके आता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, समझ गए, क्लियर है? तो ये हमारा क्या हुआ, मानसून किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखिए जो मानसून है भारत में, अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिया है, और ये क्या है, इंडियन ओशियन है। तो समर में साउथ वेस्ट मानसून जनरली इंडिया में घुसता है मई के मौसम में, लास्ट मई में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में, लास्ट मई में जनरली जो है यहाँ पे हमारा मानसून आता है केरल में। तो आपको पता है कि जब मई होता है मतलब थोड़ा गर्मी गर्मी, तो उस समय यहाँ पे ज़मीन जो है गर्म रहता है, और तिब्बत का पठार भी गर्म रहता है। गर्म होने के कारण लो प्रेशर, और पानी जो रहता है वो हाई प्रेशर। फिर उसी में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का रोल, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का तो विंटर में रोल आएगा। यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सोमाली जेट स्ट्रीम का रोल हो जाएगा, ITC जेट का रोल हो जाएगा। तो यहीं पे ITC जेट जो समर में है, इसके कारण यहाँ से अब देखिए इधर हमारा 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है। तो देखिए और यहाँ पे क्या है दोस्तों, मकर रेखा 23 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा। लेकिन चूँकि सूरज यहाँ पे चमक रहा है, इससे जहाँ सूरज चमकता है वहीं ITC जेड हो जाता है। तो आपको पता है कि ये ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में मूव करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी हवा अगर सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड मुड़ती है, तो इस हवा का राइट हैंड किधर है, इधर। तो ये हवा जो आपका जा रहा था इधर से इधर, इधर से इधर जा रहा था, इधर से इधर जा रहा था,
जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस किया वो जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के कारण, और वो हवा इधर चला गया। तो हवा निकला था, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो हवा जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के रूप में बह रहा था, लेकिन यह है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये वाला। लेकिन जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस कर गया ये क्या बन गया, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बना कि नहीं, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो इधर से जो हवा आएगा इधर से ऐसे जा रहा है तो ये साउथ वेस्ट हुआ ना, तो साउथ वेस्ट मानसून के रूप में इंडिया में घुसता है। तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स था वही साउथ वेस्ट मानसून के रूप में गर्मी के मौसम में इंडिया में आता है। ठीक है, तो ये जो हवा इंडिया में आता है, ठीक है, वो दो भाग में बट जाता है। एक भाग अरेबियन सी में चला जाता है जिसको अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, और एक हवा जो है आपका बे ऑफ बंगाल बन जाता है। तो जो हमारा इंडिया में, ये हमारा अगर इंडिया है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, ठीक है, वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट इधर चला जाता है अरेबियन सी में, ठीक है, और एक पार्ट चल जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच बन जाता है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी वाला शाखा। ठीक है, अब देखिए जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है वो फिर टूटता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए जो हमारा नॉर्थ वेस्ट मानसून आया दो पार्ट में टूटा, एक पार्ट चला गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरा चला गया अरेबियन ब्रांच। ठीक है, तो अब हम इसको डिलीट करते हैं और हम आपको अच्छे से बना के इंडिया का मैप बना के दोनों ब्रांच के बारे में डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे चाहिए एक पेज। तो एक पेज में हम सबसे पहले इंडिया का मैप बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, तो मैंने बताया है कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है इधर से जो आता है, ठीक है, तो वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट हमारा चाहता है अरेबियन ब्रांच, ये अरेबियन ब्रांच हो गया, ठीक है, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गया, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, मतलब एक ब्रांच की बे ऑफ बंगाल की शाखा और एक अरेबियन ब्रांच। तो भारत में जो मानसून होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, उसका 65% जो मानसून होता है भारत में, वो जो वर्षा होता है गर्मी के समय में साउथ वेस्ट मानसून में, उसका 65% अरेबियन ब्रांच से होता है, और 100 में 65 घटा देंगे तो 35% जो होता है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जो अरेबियन ब्रांच है दोस्तों, आगे जाने के बाद 3 पार्ट में टूटता है। ठीक है, जो अरेबियन हमारा ब्रांच है वो 3 पार्ट में टूटता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, तो एक जो पार्ट है वो वेस्टर्न घाट, आपको पता है अगर हम इंडिया का मैप बनाएंगे तो ये हमारा वेस्टर्न घाट है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। तो एक जो शाखा है अरेबियन ब्रांच वाला, वो वेस्टर्न घाट को स्ट्राइक करता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट को ये हम पहला नंबर दे रहे हैं। तो पहला जो ब्रांच है अरेबियन वाला वो वेस्टर्न घाट को स्ट्राइक करता है। ठीक है, और आपको पता है कि वेस्ट जहाँ जहाँ इसे हमारा पहाड़ है, तो यहाँ अगर इसमें पानी है ना इस हवा में, क्योंकि समुद्र से उठा है, ठीक है, समुद्र की हवा है, तो ये हवा में बहुत सारा वाटर वेपर होगा, जिसके कारण जैसे ये हवा पहाड़ से टकराएगा, टकराने के बाद ये पहाड़ का जो ऊंचाई है उसी डायरेक्शन में मूव करते रहता है ऊपर की ओर। जैसे ही मूव करेगा वो ठंडा होगा और बादल का निर्माण करेगा। और वेस्टर्न घाट का जो इस तरफ वाला पोर्शन है इधर वाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा, क्योंकि हवा ऊपर उठ के सीधे उठा है ऊपर और ठंडा होकर बारिश इधर किया है। फिर जब हवा बारिश कर लेगा तो हवा में सब मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, वो हवा हल्का हो जाएगा, हल्का होने के बाद वो हवा नीचे हल्का हो जाएगा और फिर ड्राई होने के बाद इस डायरेक्शन में इधर मूव करेगा। तो वेस्टर्न घाट का जो इधर वाला पोर्शन है उधर में रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि सभी रेनफॉल होता है वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले पार्ट में, ना कि ईस्ट वाले पार्ट में, क्योंकि हवा जो है इधर से टकरा के ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद बादल करवा के इधर रेनफॉल करवा दिया और फिर हवा मॉइस्चर ख़त्म हो गया तो इधर उड़ गया। तो जहाँ भी बारिश होता है उसको हम लोग बोलते हैं विंडवार्ड साइड, विंडवार्ड साइड। ठीक है, और जहाँ बारिश नहीं हुआ हवा के कारण उसको बोल दिए लीवार्ड साइड, लीवार्ड साइड, या इसको हम लोग रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं,
यहाँ पे बादल का सिर्फ आपको छाया दिखेगा, यहाँ पे आपको रेनफॉल नहीं होगा। तो क्या क्या याद रखना कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले पोर्शन में बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून के कारण, जो अरेबियन ब्रांच का है, और ईस्ट में पार्ट नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो इधर वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे सूखा होता है। लेकिन आप वेस्टर्न घाट देखेंगे, केरल वेरल वाला या कर्नाटक का इधर वाला कोस्टल एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो इधर पड़ेगा आपका सूखा, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के देखेंगे तो वेस्टर्न घाट के आपको इस पोर्शन में आपको सूखा पड़ेगा, ड्राउट पड़ेगा, कम बारिश होगा। लेकिन इधर वाला पोर्शन में भारी बारिश होगा, इधर वाले में। क्लियर? तो एक ब्रांच आप समझ के अरेबियन ब्रांच का वेस्टर्न घाट से टकराया, ठीक है। आपको पता है फिर यहाँ पे आपका मुंबई है, मान लो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मुंबई है, ठीक। यहाँ पे क्या है, मुंबई है, मुंबई कोस्टल एरिया में है, और उसके ऊपर थोड़ा वेस्टर्न घाट थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है। इसी कारण एक जो अरेबियन ब्रांच है वो इधर घुस जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास है तो इसको घुस गया है, ठीक है। और वो जाके आपको पता है यहाँ पे आपको नर्मदा नदी है, नर्मदा रिवर है, इधर जाती है नर्मदा, नर्मदा रिवर का वैली है। यहाँ पे आपका तापी रिवर है, यहीं आपका विंध्यन है, ठीक है। उसके नीचे सतपुरा है, और विंध्यन और सतपुरा के बीच में नर्मदा की घाटी है ना। तो ये हमारा अगर विंध्यन है, ये हमारा सतपुरा है, तो यहाँ से नर्मदा नदी जाती है और उसके नीचे तापी नदी जाती है, राइट। तो दूसरा जो शाखा है वो आपका नर्मदा वैली को में टकराता है। तो पहला शाखा वेस्टर्न अरेबियन सी का वेस्टर्न घाट को टकराया, दूसरा शाखा पास के होते हुए घुस गया और नर्मदा नदी में खूब सारा बारिश करवाया, ठीक है। जो तीसरा शाखा है दोस्तों, वो आपका इधर जाता है, और यहाँ पे अरावली है, आपको पता है अरावली है, यहाँ पे अरावली है, ठीक है। तो जो आपको पता है अरावली है, तो अरावली क्या है, ये हवा इधर से गया और इसी के पैरेलल निकल गया। जब भी कहीं बारिश होना है तो कैसा होना चाहिए, हवा इधर जाएगा, तो अगर पहाड़ भी इसी डायरेक्शन में है, समझिए एक चीज़, अगर मान लो कहीं से हवा आ रहा है, ठीक, इधर, और पहाड़ का डायरेक्शन इधर है ना, तभी बारिश होगा। अगर पहाड़ का डायरेक्शन अगर सीधा हो गया पैरेलल, तो हवा को कोई रोका नहीं, रोका। इसीलिए जो साउथ वेस्ट मानसून का अरेबियन वाला ब्रांच है वो अरावली में बारिश नहीं करता है, क्योंकि उससे वो सीधा निकल जाता है। तो ये सीधा निकल गया। अब यहाँ पे आया तो ऊपर में पंजाब का प्लेन पड़ा, तो पंजाब में बारिश करता है। और फिर यहाँ पे अब चूँकि इसमें बहुत सारा मॉइस्चर था पहले शुरू में, अब धीरे धीरे जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएगा, ज़मीन में जाएगा, वैसे वैसे इसका मॉइस्चर ख़त्म होगा, और ये जो है पंजाब प्लेन में के पास बारिश वारिश करवाता है, जो इसका लास्ट स्टेज है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो इंडियन मानसून था वो 3 पार्ट में टूटा, 2 पार्ट में टूटा, अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल। फिर अरेबियन शाखा 3 पार्ट में टूटा, जो एक पार्ट वेस्टर्न घाट को में बारिश करवाया वेस्टर्न पार्ट पे, उसके बाद एक नर्मदा अमरकंटक में बारिश करवाया, नर्मदा में, सतपुरा, विंध्या में, और दूसरा अरावली के सीधे चल के पंजाब प्लेन में बारिश दिल्ली विल्ली में कराता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच का बात करेंगे, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से पूरे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून में 30% बारिश होता है, कि सॉरी 35% बारिश होता है। कितना परसेंट बारिश होता है, 35% बारिश होता है, ठीक है। और ये जो बे ऑफ बंगाल है दोस्तों, वो 2 पार्ट में टूटता है। जैसे अरेबियन सी ब्रांच कितने में टूटा, 3 पार्ट में। तो जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है वो 2 पार्ट में टूटता है। सबसे पहले तो यही बे ऑफ बंगाल जाएगा आगे, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, आपको पता है ये हमारा वेस्ट बंगाल है, और ये क्या है, बांग्लादेश। ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश, ठीक है। तो इसके सीधा सीधा जाते जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद तो देखिए ये जो हवा है ना, ऐसे गया, आपको पता है यहाँ पे आपका म्यांमार है, क्या है, म्यांमार है। तो म्यांमार में एक पहाड़ है जिसका नाम है अराकन योमा। क्या नाम है दोस्तों, अराकन योमा। तो देखिए, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे गया, और यहाँ म्यांमार है, तो यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है अराकन योमा। क्या नाम है, अराकन योमा, ठीक है, अराकन योमा, AY लिखा हूँ मैं शॉर्ट में, अराकन योमा। तो ये ऐसे ऐसे टकराया। अब उसका यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे घुसता है, ठीक है। तो बांग्लादेश में भी ये कौन से डायरेक्शन से घुस रहा है, साउथ से या साउथ ईस्ट से, साउथ वेस्ट मानसून का। देखिए ये जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट मानसून का है, तो बांग्लादेश में ऐसे या बंगाल में ऐसे नहीं घुस रहा है,
ठीक है, बंगाल में किस डायरेक्शन में घुस रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अराकन योमा से वो टकराया है। ठीक है, तो जब ये बे ऑफ बंगाल बंगाल में घुसा या बांग्लादेश में घुसा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ के डायरेक्शन में, तो वो जो है दो पार्ट में टूट जाता है। कितने पार्ट में टूट जाता है बताइए? दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, एक जो पार्ट है वो बंगाल होते हुए, ठीक है, यूपी होते हुए, ठीक है, कहाँ चला जाता है हमारा? दिल्ली की तरफ चला जाता है, नॉर्थ प्लेन में बारिश कराता है। तो एक जो शाखा है वो बंगाल होते हुए इधर जाता है, फिर इधर जाता है और फिर इधर चला जाता है। ठीक है, ये एक शाखा है बे ऑफ बंगाल वाला। जो हमारा दूसरा शाखा है वो इधर से मुड़ जाता है, अराकन योमा से मुड़ के फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर चला जाता है। और यहाँ पे हमारा गैरो खासी जयंतिया हिल्स है, यहाँ से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में खूब सारा बारिश करवाता है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, दो पार्ट में टूटता है। एक पार्ट तो बंगाल वेस्ट बंगाल होते हुए यूपी होते हुए नॉर्थ प्लेन में पंजाब तक पहुंच जाता है। और पंजाब में हमारा जो अरेबियन ब्रांच का जो ये वाला ब्रांच था 3 नंबर वाला, और साउथ वेस्ट मानसून का जो ये वाला ब्रांच था, यहाँ पे दिल्ली के आसपास मिलता है, पंजाब के आसपास मिलता है और बहुत सारा बारिश कराता है। लेकिन बे ऑफ बंगाल का जो दूसरा ब्रांच था वो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है और वहाँ बहुत सारा बारिश करवाता है। इसीलिए जो हमारा मेघालय वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको पता है गैरो खासी जयंतिया हिल्स है। तो हिल्स ये इस टाइप का है, फनेल के साइज का ऐसे है, मतलब ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, और उसके सट के एक पहाड़ है, फिर एक सट के पहाड़ है। तो यहाँ पे गैप जो है बहुत कम होता है। तो हवा जब इधर से जाता है तो पूरा कंसंट्रेट हो जाता है, कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद यहाँ पे भयंकर बादल का निर्माण करता है और बहुत ज़्यादा बारिश होता है। कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय में एक जगह है, नाम है मौसिन राम, या इसको मानस राम भी बोलते हैं, मौसिन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मौसिन राम। ठीक है, यहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फनलिंग इफेक्ट होता है। फनल मतलब होता है शंकु, FUNNELING, फनलिंग इफेक्ट होता है क्योंकि दो पहाड़ के बीच में बहुत कम रास्ता है, जिसके कारण हवा जो है बहुत हाई प्रेशर से एकदम आकाश में ऊपर जाती है और ठंडा होकर बहुत ज़्यादा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के रूप में बारिश करवाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया साउथ वेस्ट मानसून के बारे में कि साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से घुसा, दो पार्ट में टूट गया, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इधर गया, अराकन योमा से टकराया, एक पार्ट चला गया आपका इधर नॉर्थ प्लेन की तरफ बारिश कराया, दूसरा प्लेस बट दूसरा जो ब्रांच था वो इधर चला गया, मौसिन राम में बारिश करवाया, मेघालय में नॉर्थ ईस्ट में कराया। क्लियर? जो अरेबियन का ब्रांच था वो 3 पार्ट में टूटा, एक वेस्टर्न घाट में कराया, एक यहाँ से घुस के यहाँ पे आपका सतपुरा विंध्या में बारिश करवाया, और एक जो है अरावली के सीधे निकल गया और पंजाब प्लेन के होते हुए यहाँ पे बारिश कराया। और यहाँ पे आपका पंजाब प्लेन और दिल्ली के आसपास जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला है और ये वाला मिलता है। ठीक है, और चूँकि जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे बारिश अधिक होगा, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, और सबसे कम इधर होगा। जितना आप दूर जाओगे ज़मीन से, सॉरी पानी से, उतना बारिश कम होगा। क्योंकि बारिश किसके कारण होता है? वहाँ पानी के कारण। तो पानी के कारण बारिश हो रहा है, तो पानी कहाँ मिलेगा? समुद्र में। तो जितना समुद्र से दूर जाएंगे उतना आपका बारिश कम होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे, ये कब होता है? विंटर में। साउथ वेस्ट मानसून आता है कब? विंटर में, क्योंकि इंडिया में उस समय लो प्रेशर है। ठीक है, लो प्रेशर मतलब सूरज चमक रहा है यहाँ पे, फिर क्या होता है धीरे धीरे सूरज जो है नीचे जाते रहता है और धीरे धीरे हमारा जो मानसून है वो ख़त्म होता है। ठीक है, कौन सा? साउथ वेस्ट मानसून। और फिर आता है कौन सा? नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आप समझ गए अच्छे से? बताइए, समझ गए? तो बारिश हो रहा है दंदना के। ठीक है, जैसे आपको पता है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि मानसून जब आता है तो बहुत सारा बारिश होता है और कभी कभी बारिश होते होते कुछ समय तक रुक जाता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो मानसून हो रहा है, साउथ वेस्ट मानसून जब आ रहा है तो बारिश हो रहा है, वर्षा हो रहा है, रेनफॉल, लेकिन कुछ दिन के बाद वर्षा जो है रुक जाता है, रुक जाता है। तो जब साउथ वेस्ट मानसून के होते रहता है उसके कुछ दिन बाद जो है बारिश रुक जाता है 1-2 सप्ताह के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। क्या बोलते हैं? ब्रेक इन द मानसून। मतलब मानसून में भी रुक गया, मानसून ख़त्म नहीं हुआ है, मानसून में भी कुछ समय के लिए रुक गया है, उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। ठीक है, तो ब्रेक इन मानसून इसलिए होता है, तो एक तो मैंने बताया कि जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाएंगे,
ठीक है। तो वैसे वैसे क्या होगा, रेनफॉल कम होते रहता है। तो मान लिया कोई हवा आया, यहाँ बारिश कराया, फिर दूर गया, बारिश अब यहाँ पे कम कराएगा, तो फिर पीछे से जो हवा आ रहा है उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहला तो ये कारण है हमारा कि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे अगर मान लो ऐसा हवा ना आए जिसमें पानी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेन बियरिंग, बियर मतलब रखना। अगर रेन बियरिंग स्टॉर्म या रेन बियरिंग हवा आने में अगर लेट है, तब नॉर्दर्न इंडिया में हो सकता है कि ब्रेक लग जाए मानसून में, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि हवा जो है अगर मान लीजिए पैरेलल हो गया, मान लीजिए देखिए हवा ऐसे मूव करना था अरेबियन वाला, लेकिन मान लीजिए कोई हवा ऐसे मूव कर गया, हो सकता है ना, टकराए और सीधे ऐसे निकल गया, तो हो सकता है कि विंड जो है अगर वेस्टर्न घाट के पैरेलल हो जाएगा, समानांतर चला जाएगा, तो भी जो है समानांतर चला जाएगा तो भी हवा जो है बारिश नहीं करवाएगा, ठीक है। या तीसरा कारण हो सकता है कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है कि साइक्लोनिक डिप्रेशन बन जाए, साइक्लोनिक डिप्रेशन, ठीक है, और वो डिप्रेशन धीरे धीरे जो है भारत की तरफ मूव करने लगे, ठीक। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पॉइंट को आप थोड़ा याद कर लीजिए कि बे ऑफ बंगाल में अगर साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है, ठीक है, तो उसके कारण भी हमारा मानसून में ब्रेक आता है। बाकी ये वाला पॉइंट तो आप समझ गए कि जैसे जैसे आप स्टॉर्म से दूर जाएंगे वैसे वैसे पानी जो है, अगर रेन बियरिंग स्टॉर्म नहीं आएगा तो बारिश नहीं होगा। और दूसरा कि अगर हवा जो है वो पैरेलल चला जाए। और तीसरा आप याद कर लो कि साइक्लोनिक डिप्रेशन अगर बे ऑफ बंगाल में होता है तो उसके कारण भी हमारा मानसून में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों कि सूर्य जो है, आपको पता है कि जो पृथ्वी है ये हमारा अगर इंडिया है तो सन जो है गर्मी में यहाँ रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ठंडा हो जब आने लगता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो सूर्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने लगता है। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पहले लो प्रेशर था, अब ये लो प्रेशर शिफ्ट होकर हाई प्रेशर आने लगेगा और सूरज नीचे जा रहा है तो यहाँ पे अब लो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर यहाँ से क्रिएट होगा, फिर यहाँ पे होगा, मतलब ITCZ, और फाइनली ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा दिसंबर जनवरी का, दिसंबर आसपास, ठीक है। तो जैसे इंडिया में मानसून घुसता है उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब मानसून जो है इंडिया में आया, वो कब आया, तो बोलते हैं इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 दिन। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके सूरज जो है हमारे केरल को क्रॉस कर जाता है, और जैसे ही केरल को क्रॉस करेगा तो ITCZ हमारा इतना नीचे चला जाएगा, फिर नीचे फिर बारिश ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू में जब इंडिया में जून में मानसून आया तो उसको बोले ऑनसेट ऑफ मानसून, फिर वो धीरे धीरे मानसून सूर्य का जो ITCZ है वो शिफ्ट करते रहता है, तो इंडिया में बारिश आगे मूव करता है। फिर जैसे भी सूर्य जब नीचे चला जाएगा तो हमारा ITCZ नीचे शिफ्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं विथड्रॉ ऑफ मानसून, विथड्रॉ मतलब मानसून का जाना, विथड्रॉ ऑफ मानसून। और कौन से मानसून का बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून का विथड्रॉ होने का, ठीक है। तो मानसून ऑनसेट हुआ, फिर उसका प्रोग्रेस हुआ, पूरा भारत में मूव किया, उसके बाद मानसून में ब्रेक होता है, फिर फाइनली मानसून में क्या होता है, विथड्रॉवल ऑफ मानसून होता है, ठीक है। तो देखिए जब हमारा मानसून इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आया था तो यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर था, तो ऐसे ऐसे गया, ठीक है। तो जब सूर्य नीचे जाएगा तो इंडिया में क्या होगा दोस्तों, हाई प्रेशर होगा क्योंकि ठंडा होगा, और ज़मीन क्या होगा, लो प्रेशर। अब मानसून क्या होगा, इंडिया से बाहर जाएगा, ठीक है, और बारिश जो कराएगा वो यहाँ पे कराता है। तो अगर हमारा ये इंडिया है, अगर मैप देखिए, ये अगर इंडिया है, ठीक है, इसको मिटाते हैं पूरा, तो आप वे समर मानसून समझ गए, साउथ वेस्ट मानसून। अगर हम विंटर मानसून का बात करेंगे जो आपका ठंड में आता है, तो वहाँ पे आपको पता है इंडिया में उस समय हाई प्रेशर होगा और पानी में क्या होगा, लो प्रेशर। तो हवा जो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इधर जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब भी हवा ज़मीन से उठेगा तब उसके पास मॉइस्चर तो नहीं होगा ना, लेकिन हवा यहाँ से अगर उठता है तो यहाँ पे बारिश कराएगा। इसीलिए ये वाला पोर्शन क्या है, कौन सा पोर्शन है, ये तमिलनाडु है, इसलिए तमिलनाडु के आसपास और थोड़ा सा इधर इधर हल्का हल्का बारिश होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो याद रखिए जो ये हमारा अगर इंडिया है तो जो
विंटर में जो बारिश होता है, जो मानसून इधर से इधर आता है तो यहाँ से मॉइस्चर लेगा और यहाँ पे बारिश कराएगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ बारिश कराएगा? इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में, सॉरी इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट में। तो इसमें बारिश कराएगा क्योंकि यहाँ पे इंडिया में हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा जो है ऐसे ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे करके। तो जहाँ जहाँ उसको मॉइस्चर मिलेगा तो यहाँ बारिश कराएगा। तो बोलते हैं कि तमिलनाडु में जो है मानसून होता है, और मानसून क्या हो रहा है? भारत से निकल रहा है। पहले पूरा इंडिया में बारिश करा रहा था, अब जैसे जैसे सूरज नीचे गया हाई प्रेशर क्रिएट हुआ इंडिया में, और मानसून इंडिया से अब जा रहा है। तो इसी मानसून को 2-3 नाम है। इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग विंटर मानसून भी बोलते हैं। इसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। रिट्रीटिंग मतलब वापस जाना, रिट्रीटिंग मानसून। तीनों का नाम मतलब एक ही होता है। जो विंटर में आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, या रिट्रीट मानसून अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। और ये ठंड में होता है, ठीक है, सितंबर में आता है, ठीक है, और दिसंबर जनवरी तक रहता है। ठीक, समझ गए? और कहाँ पे बारिश होता है? कहाँ पे होता है विंटर में? नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण तमिलनाडु वाले में। समझ में आया? पतझड़ मौसम के आसपास का वो रहता है। समझ में आया? तो ये है, समझ में क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कि विंटर मानसून को लाने में जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का काम होता है, और समर मानसून को लाने में पोलर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का होता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, ठीक। और विंटर मानसून को लाने में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैंने जो बताया था ना आपको दोस्तों, यहाँ जो बताया था ना, पहला पॉइंट ITC-Z, और दूसरा पॉइंट क्या बताया था? STZ, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसका एक और नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो अगर हम पूरे को पॉइंट को अगर एक साथ लिखें तो हम लिखेंगे कि इंडिया में जो है साउथ वेस्ट मानसून के आता है, वो आपका रहता है जून से लेके सितंबर तक। और नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून या जिसको हम लोग विंटर मानसून ही बोलते हैं, वो इंडिया में रहता है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक, मतलब जनरली विंटर के मौसम में, ऑटोमन के मौसम में। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें रोल होता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का, इसमें रोल होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का, इसमें रोल होता है आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, सोमाली जेट का, ITC जेट का, दोनों में रोल होगा। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, है ना। इसमें जो रहता है वो इंडिया में हाई प्रेशर रहता है, इसमें इंडिया में लो प्रेशर रहता है। ऐसे करके आप याद करें। अगर हम बात करें कि भारत में बारिश जो होता है मैं किससे होता है, तो याद रखिएगा भारत में 90% जो बारिश होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया पहले, नॉर्थ ईस्ट मानसून या इससे तो सिर्फ आपका तमिलनाडु कोस्ट में बारिश होता है, वो भी तमिलनाडु के किधर, ईस्ट वाले पोर्शन में। तमिलनाडु का ये वाला पोर्शन में तो बारिश होगा भी, तो हमारा ये वाला अरेबियन ब्रांच से होगा, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून का पार्ट है। ठीक है, समझ गए ना? बहुत सिंपल है मानसून। मैं कोशिश की आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाने का, आपको कोई भी दिक्कत आप नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे, ये तो इंडियन मानसून हो गया, अब हम पढ़ेंगे इंडिया का क्लाइमेट के बारे में। इंडिया का क्लाइमेट तो आपको पता है, मैंने बता दिया, इंडिया में जो है 3 क्लाइमेट होता है, ठीक है। एक होता है समर, एक विंटर, और एक रेनफॉल। और अगर हम इंडिया का क्लाइमेट की बात करेंगे तो इंडिया में कैसा क्लाइमेट है? मानसून क्लाइमेट है, ठीक है, जिसमें हिमालय का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, अगर हिमालय ना हो, हिमालयाज ना हो, तो भारत का क्लाइमेट या भारत पे क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जो हिमालय का रोल है, ठीक है, देखिए अगर ये हमारा हिमालय है, इंडिया ये, ठीक है, अगर इंडिया का इस तरह से मैप बना है तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? हिमालय है, और कुछ पोर्शन इधर भी है जिसको हम लोग पूर्वांचल हिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिमालय का क्या रोल है, ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट में? तो पहला रोल ये है कि आपको पता है यहाँ पे रूस है, तो रूस से जो ठंडी हवाएं आती है साइबेरिया से, उसको ये रोक देता है हिमालय, ठीक है।
तो साइबेरिया से या फिर पोलर एरिया से जो कोल्ड विंड्स आता है उसको ये रोक देता है। मैंने आपको बताया था जहाँ ठंडी हवाएं बहती है, ठंडी हवा में मॉइस्चर लाने का क्षमता नहीं होता है, तो वहाँ बारिश नहीं होता है जहाँ जहाँ ठंडी हवा बहती है। अब कोल्ड विंड को ये रोक देता है, हिमालय नहीं आने देता है, तो इंडिया में बारिश में कोई प्रभाव मतलब बारिश को ये कोल्ड विंड जो कम करता है। अगर साइबेरिया से करंट आता, विंड्स आता, तो अगर हिमालय नहीं होता तो कोल्ड विंड्स आ जाता, तो पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो ठंड से क्या हो जाता, तड़प जाता है ना। तो उसको बचाता है प्लस इंडिया के क्लाइमेट को मेंटेन करता है। ठीक, उसी तरह से सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम है, ठीक है, मैंने बताया था सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जब आता है तो इसका एक ब्रांच जो होता है वो इंडिया में आता है। ठीक है, और इंडिया में विंटर मानसून को लाने में मदद करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लाने में मदद करता है। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जब हिमालय से टकराता है, हिमालय से क्या करता है, कोलाइड करता है, टकराता है, ठीक है, तब उसका एक शाखा इंडिया में क्रॉस करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लाने में जो मदद करता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब पश्चिमी विक्षोभ, जिसके बारे में हमने कल आपको पढ़ाया था, पश्चिमी विक्षोभ, तो उसको इंडिया में लाने में विंटर सीजन में मदद करता है, जिसके कारण पंजाब हरियाणा में बारिश होता है विंटर में। कौन करता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विंटर में जो इंडिया में रेनफॉल होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून में, उसमें भी हाई प्रेशर बनाने का काम करता है इंडिया में। कौन सा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और ये क्यों होता है, अगर नहीं होता हिमालय तो ये सीधे निकल जाता, लेकिन हिमालय होने के कारण टकरा के वो एक पार्ट उसका इंडिया में क्रॉस करता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लाने में और हाई प्रेशर बिल्ड करने में इंडिया में काम करता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अगर हिमालय नहीं होता तो ये दोनों चीज़ नहीं होता है। तीसरा कारण है मानसून। तो आपको पता है कि यहाँ से करंट टकरा के इधर जाता है, एक इधर चला जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, फिर इंडिया से टकरा के मानसून को ये क्रिएट करता है। ठीक है, तो मानसून को लाने में, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, किसका, हिमालय का। ठीक है, ये अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता बताइए, कोल्ड विंड्स जो है इंडिया में आ जाता। तो जब यहाँ पे इक्वेटर सूरज होता, तो सूरज यहाँ पे होता है तो गर्मी के समय यहाँ पे लो प्रेशर बनता है इंडिया में। तो अगर हिमालय नहीं होता तो पूरा भारत ठंडा होता, तो यहाँ पे हमेशा जो है हाई प्रेशर रहता और मानसून नहीं होता। तो मानसून लाने में जो है इंडिया में बहुत बड़ा रोल होता है हिमालय का। ठीक है, अगला ये है कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ठीक है, उसको दो भाग में बांटने का भी काम करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अराकन योमा नहीं होता तो ये करंट सीधे निकल जाता, इंडिया में उतना नहीं होता, लेकिन अराकन योमा के कारण ये इधर मुड़ता है और एक शाखा चल जाता है आपका किस तरह, गैरो खासी जयंतिया में। तो अगर दो पार्ट में बे ऑफ बंगाल ब्रांच जा रहा है, एक चला जा रहा है हमारा नॉर्दर्न प्लेन में उत्तरी मैदान में, और दूसरा हमारा जो चला जा रहा है आपका साउथ ईस्ट एशिया में, वो क्यों जा रहा है, हिमालय के कारण। अगर हिमालय नहीं होता तो फिर ये दोनों चीज़ नहीं होता। तो ये हमारा हिमालय का रोल है। ठीक है, समझ गए। एक कोल्ड विंड्स को रोकने में सब ट्रॉपिकल जेट का बारे में लिख सकते हैं, मानसून के बारे में, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच को बांटने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, अभी आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच में ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। क्यों, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ज़्यादा गर्म है, किसके कंपेयर में, अरेबियन सी में। तो अगर हम अरब सागर की बात करेंगे तो अरब सागर के तुलना में बे ऑफ बंगाल ब्रांच में ज़्यादा साइक्लोन आता है, लेकिन रिसेंट में देखा गया कि अरब सागर में ज़्यादा साइक्लोन आता है। तो अब हम देखेंगे कि क्यों अरब सागर में ज़्यादा साइक्लोन आ रहा है। वाई अरेबियन सी हैज मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन रिसेंट ईयर्स। हाल ही के वर्षों में क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा वेस्ट अरेबियन सी में है, होना चाहिए बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अरेबियन सी में क्यों है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, अरेबियन सी में जो सी सरफेस टेम्परेचर है, समुद्र के स्तर का तापमान है, वो बढ़ रहा है बे ऑफ बंगाल के तुलना में, इसीलिए ज़्यादा साइक्लोन आ रहा है। दूसरा,
मैंने आपको पढ़ाया था अल नीनो मोडोकी, पढ़ाया था ना, अल नीनो मोडोकी के बारे में। तो उसके कारण भी हमारा अरेबियन सी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और साइक्लोन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तीसरा ये है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पोल्यूशन होने के कारण क्या होता है, हवा जो है ऊपर की ओर मूव नहीं करती है, मतलब हवा का वर्टिकल विंड डिस्टरबेंस उतना नहीं होगा, मतलब हवा जो है सीधा सीधा जाएगा पोल्यूशन बढ़ने के कारण, जिसके कारण क्या होता है, साइक्लोन मजबूत होता है। मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्यों होता है कंडीशन। तो एक तो बोला था कि सी सरफेस का जो टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे ज़्यादा। तो अरेबियन सी में उससे ज़्यादा ही हो रहा है। अल नीनो मोडोकी के बारे में बताया था, उसके कारण भी होता है। पोल्यूशन अगर बढ़ेगा तो विंड जो है सीधा सीधा निकल जाएगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसके कारण मैंने बताया था जहाँ भी हवा ऊपर की ओर उड़ रहा है तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण और तेज़ी से वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। तो अरेबियन सी में पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग, आपको पता ही है, अगर हमारा इंडिया है तो अरेबियन सी में ही सबसे ज़्यादा इधर से व्यापार होता है, स्वेज कैनाल से। और हम लोग ईरान से तेल वेल लेके आते हैं, सऊदी अरेबिया, सब इधर ही से लेके आते हैं। मुंबई पोर्ट है यहाँ पे, मरमगांव पोर्ट है ना। ठीक है, कोची पोर्ट है, कोचीन पोर्ट, कोची नहीं, कोचीन पोर्ट जो केरल में। तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है हमारा अरेबियन सी में, इसीलिए ज़्यादा साइक्लोन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि महासाइक्लोन आता है, महासाइक्लोन, बड़ा बड़ा साइक्लोन आता है, जिसको ग्रेटर साइक्लोन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो बे ऑफ बंगाल वाला जो साइक्लोन, आपको पता है बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा साइक्लोन आता है। तो कभी कभी ये साइक्लोन इधर से होते हुए इधर चला जाता है, इधर से चले हुए तो इधर से चल के अरेबियन सी में चला जाता है। तो इसलिए अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन आ रहा है। तो ये 3-4 कुछ कारण है जिसके कारण हमारा जो है अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक छोटा सा नोट करके लिख लीजिए। एक करंट होता है दोस्तों, बस आपको नाम याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिंड लेटर करंट, फिंड लेटर करंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, फिंड लेटर करंट होता है। ठीक है, ये करंट होता है अरब सागर में, अरेबियन सी में। किधर होता है, अरेबियन सी में। मैंने आपको पढ़ाया था सोमाली जेट स्ट्रीम, पढ़ाया था ना। सोमाली जेट स्ट्रीम का क्या करता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून को लाने में मदद करता है। ठीक, तो फिनलेटर जो करंट है वो अरेबियन सी में है, फिन। ठीक है, तो फिनलेटर करंट जो है अरेबियन सी में रहता है। और हमने पढ़ा था सोमाली जेट स्ट्रीम, सोमाली जेट स्ट्रीम। सोमाली जेट स्ट्रीम जो होता है दोस्तों, वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को बढ़ाता है, जिसके कारण इंडिया में क्या जो ओशियन है, इंडियन ओशियन, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण साउथ वेस्ट मानसून इधर से इधर जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो याद क्या रखना कि फिनलेटर करंट अरेबियन सी में होता है, जो सोमाली जेट स्ट्रीम के को से संबंधित है। और ये सोमाली जेट स्ट्रीम जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को मजबूती प्रदान करता है, जो भारत में का जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण सब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में और स्ट्रांग होके आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फिनलेटर जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया का मानसून, एक तो आप हिमालय का क्या रोल है। ठीक है, और फिनलेटर करंट के बारे में आप लिख देंगे, और फिर लिख देंगे कि क्यों जो है भारत के अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन अभी हाल ही के वर्षों में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी था वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम लोग एग्रीकल्चर को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो 1 घंटा के ऊपर हो गया है। ठीक है, तो हम कल जो है एग्रीकल्चर को शुरू करेंगे। ज्योग्राफी का जो मेन पोर्शन था वो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी का आप जो टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, वो थोड़ा फैक्चुअल होगा, वो उतना उसमें समझने का नहीं होगा, ज़्यादा इसमें रटने का है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे समझाने का रहेगा समझाएंगे, और जहाँ रटने का होगा वहाँ पे आपको हम बताएंगे। ठीक, तो एग्रीकल्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और अभी जो है ज्योग्राफी का 4 से 5 क्लास और होगा, जिसमें पूरा ज्योग्राफी आपका कंप्लीट होगा। मतलब समझिए कि 5 घंटे का क्लास लगभग और होगा, जिसमें हम लोग पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेंगे 5 से 6 घंटे का। तो इस वीक में ज्योग्राफी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो भी पॉलिटी का
चैप्टर बचा है लक्ष्मीकांत का, उसको भी हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और जो हमारा इकोनॉमी का कुछ चैप्टर बचा है उसको भी कंप्लीट करने का धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जब हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि सी सेट जो है वो आपको शुरू करूँ, ठीक है। सी सेट का ऑलरेडी हम 2 क्लास ले चुके हैं। तो ज्योग्राफी के बाद आपका डेली जो है सी सेट का क्लास चलेगा तकरीबन 1 महीना तक, 30 डेज़ तक। इस 30 दिनों में हमारा सी सेट भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सी सेट का अभी हम प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे, अभी हम पूरा अच्छे से आपको थ्योरी पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारा चीज़ आपको इस 30 दिनों में टॉपिक बाय टॉपिक सबको पढ़ाएंगे। और फिर हम लोग जब 1 जनवरी से आप लोग के लिए, आपको मैंने बताया है कि रिवीजन कोर्स लेके आ रहे हैं प्रीलिम्स का। मैंने बताया आपको कि 1 जनवरी 2024 से लेके हमारा 25 मई 2024 तक, मतलब जब तक प्रीलिम्स आपका नहीं होता है, ये जो हमारे पास 5 महीने का टाइम है दोस्तों, ये बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए जिसका टारगेट है यूपीएससी 2024 में सफलता प्राप्त करना। अगर ये 5 महीना अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो पिछले 5 महीना आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो उतना मायने नहीं रखेगा जितना आप ये 5 महीना अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी लड़का या लड़की, जो भी स्टूडेंट इन 5 महीने में अच्छे से पढ़ लेगा, पूरा एकदम गाइडेंस के साथ, मेंटरशिप के अनुसार और हार्ड वर्क करेगा, वो लड़के का तैयारी एकदम अच्छा हो जाएगा और उसको प्रीलिम्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इन 5 महीनों में इधर उधर डाइवर्ट हो जाए और उसको प्रेशर लगे किसी भी चीज़ का। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 299 रुपीज़ का एक कोर्स लेके आ रहा हूँ जो 5 महीने तक हमारा चलेगा। ये सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करे। जीएस का, जीएस तो इतना स्ट्रॉन्ग करवा देंगे कि आपका कोई हिलेगा नहीं कुछ भी चीज़, ठीक है। आराम से आप निकाल लेंगे एग्ज़ाम को। तो ये 299 रुपीज़ में हमारा पूरा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, ठीक है, इसको कवर किया जाएगा, पूरा कंप्लीट कवरेज, सी सेट का कंप्लीट कवरेज किया जाएगा, ठीक है। और 3 से 4 बार रिवीजन होगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2011 से 2023 तक। और सी सेट के का सिलेबस प्लस सी सेट के जो PYQ हैं उसको भी हम लोग 2011 से लेके 2023 तक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग करंट अफेयर, जो 1 साल का करंट अफेयर है उसको करेंगे। तो ये सारा जो चीज़ होगा वो 299 रुपीज़ में होगा। डेली क्लास होगा, ठीक है, वीक के 7 दिन क्लास होगा, ठीक है। और डेली जो है 2 से 3 घंटे का क्लास होगा। और जो सैटरडे और जो संडे है, इन दिनों, ये 2 दिन जो है वो 4-4 घंटे का क्लास होगा। इससे क्या होगा, पूरा 5 महीना जो है एकदम फ्लो में रहेंगे और रगड़ के पढ़ाई करेंगे। आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे और डेली जो है हम 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, आप एकदम अच्छे से, आपकी तैयारी चलती रहेगी और पूरा हार्ड वर्क के साथ आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। जिसमें मैं कुछ चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, सी सेट भी करेंगे, PYQ भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, करंट अफेयर करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट सीरीज है मार्केट में अवेलेबल उसको करेंगे। तो तकरीबन जो है 50 टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें से 30 टेस्ट विजन का होगा, 30-32 टेस्ट, और 20 टेस्ट जो है किसी और कोचिंग का लेंगे जो अच्छा होगा, ठीक है। तो टोटल जो है आपका इतना सारा चीज़ जो है मात्र 299 रुपीज़ में होगा। 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस कोर्स का जो अनाउंसमेंट हम करेंगे वो आपका अनाउंसमेंट करेंगे 25 दिसंबर को कि किस तरह से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो इनिशिएटिव है ये कैसा लग रहा है और सब चीज़ ज्योग्राफी में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी तक मैंने आपको पॉलिटी लगभग पढ़ा दिया है, इकोनॉमी पढ़ा दिया है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा दिया है, ज्योग्राफी का तकरीबन 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सी सेट हम लोग कर लेंगे दिसंबर तक, ठीक है। और प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स का जो PYQ है उसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो इतना सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हिस्ट्री जो है मॉडर्न का वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अभी हमारे पास बचा क्या है, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और साइंस टेक। इसको भी हम जल्दी 15 जनवरी तक कर लेंगे। बस आपसे गुजारिश चाहिए कि आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और बार बार बुक्स को पढ़िए और लेक्चर को देखिए, तब आपका उस विषय पे आपका स्टैटिक भी सही हो जाएगा, आपका फैक्ट्स भी सही हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगा।
तो आप किसी में मार नहीं खाएंगे। अगर यूपीएससी आपसे स्टैटिक पूछेगा तो भी बताएंगे, फैक्ट पूछेगा तो भी बताएंगे, और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा तो भी बताएंगे, और करंट अफेयर से भी पूछेगा तो भी बताएंगे। आप हर चीज़ में परफेक्ट एकदम बनेंगे, ठीक है, ताकि आसानी से आप प्रीलिम्स को एग्ज़ाम निकाल लें। ठीक है दोस्तों, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मैं भगवान से यही मानता हूँ कि आप मन लगा के अच्छे से पढ़िए और जल्दी आपको एक सफलता मिले और अच्छा रैंक के साथ आप यूपीएससी में सफल हुए। ठीक है, खाना पीना अच्छे से खाइए, अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए 5-10 मिनट, माइंड फ्रेश रखिए और शांति से हार्ड वर्क करते रहिए। ज़्यादा हो हल्ला करने का ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप मन लगा के पढ़ते रहिए। पढ़ाई में मन ना लगे फिर भी पढ़िए, नहीं मन लगे फिर भी पढ़िए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होता है और हम जिस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं हमें नहीं लगता है कुछ बोरिंग आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और प्रीलिम्स को हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। बस विश्वास करिए और अपने काम अच्छे से, अपना कर्म अच्छे से करिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।